हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला। आज हम बच्चे देखो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीबीएसई में नहीं है लेकिन आईआईटी एडवांस में है, और वो है कि पहली चैप्टर जो हम बेसिक कंसेप्ट का या स्टोकियोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मलिटी है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नॉर्मलिटी से क्या होता है ना, डर लगता है बच्चे। लेकिन आज आप इस वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल डर ही खत्म हो जाएगा, जितने भी हेजिटेशन वो भी खत्म हो जाएगा, जितने भी डाउट है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप आखिर तक जरूर देखना है, बीच में इस वीडियो को पोस्टपोन नहीं करना है। आइए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो, नॉर्मलिटी जब हम कंसंट्रेशन का टर्म पढ़ते हैं बच्चे देखो, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का प्रीव्यू दे दूंगा आपको। बच्चे देखो, कंसंट्रेशन कई तरह से हम निकाल सकते हैं। उनमें से एक जो तरीका होता है वो नॉर्मलिटी होता है। जैसे परसेंटेज मेथड है, मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, एक नहीं पीपीएम है। इस तरह का एक नॉर्मलिटी भी एक तरीका है। तो ये अलग अलग तरीका है। आज हम नॉर्मलिटी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको क्या करना है ना, इसके अंत तक जाना है, मतलब इन डेप्थ तक जाना है, तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले बच्चे देखो, जिन बच्चों को मोलारिटी के बारे में नॉलेज है लेकिन वो इजीली नॉर्मलिटी को समझ जाएंगे। अगर मोलारिटी के बारे में आपको आइडिया नहीं है या मोलार मास के बारे में नहीं है, मोल्स के बारे में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बच्चे देखो, मैं थोड़ा सा मोलारिटी के बारे में बताता हूँ। मोल होता है बच्चे देखो गिवन मास बाय मोलार मास, ये है मोल। अगर मोलारिटी की बात करता हूँ, ये होता है ना गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है मोलारिटी। ये पर जब वो नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मलिटी होता है बच्चे देखो, नॉर्मलिटी को n इज इक्वल टू इस तरह से हम लिखेंगे कि गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 बाय v इन मिलीलीटर। पर लीटर में होता है, अगर हम मिलीलीटर में लेता हूं तो 1000 से डिवाइड करूंगा और 1000 ऊपर चला जाता है। ये होता है बच्चे ना। और दूसरा डेफिनेशन इसकी आपका हो जाएगा ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई जल्दीबाजी होने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से इसको देखना है, ज्यादा जल्दीबाजी में नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है ये क्या होता है ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास और गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोल होता है बच्चे, ध्यान से देखो कि गिवन मास बाय मोलर मास, इन द सेम वे जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और बाकी मोलारिटी को भी क्या करते हैं ना, लीटर में लेते हैं, नॉर्मलिटी को भी लीटर में लेते हैं। और दूसरी बात, ये टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। मैं ध्यान से आपको कह दूं कि 3 क्वांटिटी जो है, जो कंसेंट्रेशन में, एक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बच्चा आएगा, है कि नहीं। तो ये स्ट्रेंथ है कि नहीं, मोलारिटी है और नॉर्मलिटी, तीनों दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो टेम्परेचर अप्लाई करने से इनकी चेंजिंग होती है या टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बच्चे देखते हैं, जब हम यहाँ पे बात कर लिए कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, उस सेम कंडीशन में आपकी मन में एक क्या होता है ना, एक सवाल आ रहा है कि भाई ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्या है इक्विवेलेंट मास क्या होता है। बच्चे देखो, इक्विवेलेंट मास 5 चीजों का हम निकालते हैं। मैं कह दूं आपको कि ये इक्विवेलेंट मास है, तो एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, फिर एक एसिड का निकाल सकते हैं, फिर एक बेस का हम निकाल सकते हैं, फिर एक सॉल्ट का निकाल सकते हैं, फिर एक ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान से देखो, या रिड्यूसिंग स्पीशीज का भी हम निकाल सकते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि नहीं, और समझना भी है। 2 चीजें एक साथ करना है, देखना भी है और समझना भी है। क्लियर।
तो ये 5 जो 1 2 3 4 5 इस 3 टाइप ऑफ स्पीशीज का हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। जब आप इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे तो देन यू आर एबल टू फाइंड आउट ग्राम इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट वेट, एक ही चीज होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि भाई एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे ना। सबसे पहले आपकी दिमाग में आ रहा है भाई एलिमेंट कौन है। आप सोडियम ले लो, आप मैग्नीशियम ले लो, आप एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, भाई ये सारी एलिमेंट है नहीं? तो इन सब का क्या है ना इक्विवेलेंट मास कैसे हम निकालते हैं ना। सपोज एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास होता है क्या है ना एटॉमिक मास अपॉन इसकी वैलेंसी। क्लियर हो गया? तो एलिमेंट का जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हो क्या होता है ना एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। सपोज आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप देखो भाई सोडियम है एक एलिमेंट है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगी ना। इसका एटॉमिक मास जिसको पता है वही कर सकता है भाई। सोडियम का कितना होता है 23, वैलेंसी सोडियम का ग्रुप 1 है तो 1 है, तो इसलिए 1, तो इक्विवेलेंट मास हो गया 23। क्लियर? अब मैं अगर सिमिलरली मैग्नीशियम की इक्विवेलेंट मास की बच्चे देखो बात करता हूं कितना होगा ना। मैग्नीशियम की एटॉमिक मास कितनी है बच्चे ना, ये है 24 और वैलेंसी ग्रुप 2 है तो वैलेंसी हो गया 2, तो ये हो गया 12। सिमिलरली एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट मास कितनी है ना 27 और वैलेंसी 3 तो 9। ये बच्चे अभी आपको अच्छे से समझ आ गया है कि भाई एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल सकते हैं। एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे बच्चे एसिड की तरफ थोड़ा जाएंगे, है कि नहीं? ये क्लियर हो गया? ठीक है, और इसको ध्यान से रखो कि कैसे निकलता है। अब ये थोड़ा सा हम बाद में ये सब चीज के भी, अब हम चलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो थोड़ा सा टाइम आपको एक नहीं देना पड़ेगा इरेज करने में, जितना टाइम लगेगा इतने में आप एक नहीं थोड़ा सा सांस ले लो या पानी पी लो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एसिड का कैसे निकालेंगे। एक नहीं बच्चे देखो आप सुने होंगे भाई एसिड कौन है ना, HCl है कि नहीं, HNO3 है, H2SO4 है कि नहीं, H3PO4 है कि नहीं, H3PO3 है कि नहीं, H3PO2 है। इस तरह का कई सारे एसिड है कि नहीं। इन एसिड का भी हम इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, बट इसकी तरीका पहले से थोड़ा सा अलग है। जैसे एलिमेंट का आप निकाल रहे थे उस तरह का नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है ना। एसिड का बच्चे जब निकालते हैं लेकिन इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड कितना होगा ना, मॉलिक्यूलर मास, ये सर मॉलिक्यूल है तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन इसका बेसिसिटी। भाई ये लेकिन थोड़ा सा नया एक वर्ड आ गया कि भाई बेसिसिटी क्या है। एसिड तो सुना था भाई, इसका बेसिसिटी क्या है ना। बच्चे देखो बेसिसिटी वो होता है जो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। बेसिसिटी का मतलब क्या है ना, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन एटम को ये डिस्प्लेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। सपोज मैं बात करूंगा भाई HCl है, अगर मैं HCl का एक नहीं इक्विवेलेंट मास EQ और N में शॉर्ट में लिख दूं, इक्विवेलेंट मास कितना होगी ना, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना, हाइड्रोजन का 135.5, ये हो गया 36.5 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। भाई जितने हाइड्रोजन को हमने एक चाकू से काट करके अलग कर देंगे या आयनाइज करके अलग कर देंगे, एक ही हाइड्रोजन भाई यही डिस्प्लेस होगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.5। क्लियर? अब मैं बात करूंगा बच्चे देखो H2SO4 की,
ये तो बच्चे आप खुद ही बता दो कि भाई EQM कितनी होगी। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 है और डिस्प्लेसेबल कितने हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हो रहे, यहाँ एक था और यहाँ दो हो रहे, तो यहाँ 2 लिख दिया भाई 49। अगर मैं HNO3 की बात करता हूँ, अगर मैं HA नाइट्रिक एसिड की बात करता हूँ भाई, इक्विवेलेंट मास कितनी होगी ना, 14 है भाई 15 है और ये 48 है। 48 प्लस 15 कितना होगा भाई, डिवाइडेड बाय एक ही हाइड्रोजन है 1, 63/1 दैट इज 63। तो बच्चे ये आपने तो देख लिया है कि कैसे एक एसिड का एक इक्विवेलेंट मास निकालते, बट कुछ जगह में एक्सेप्शन है, कुछ जगह में एक्सेप्शन है कि इनकी बेसिसिटी हम कैसे निकालें। मैं थोड़ा साइड में जरूर इसको रेकमेंड करूंगा कि अगर मैं H3PO4 का लेता हूं, थोड़ा रेड पेन से इसको लिखता हूं ताकि आपको दिख जाए। H3PO4 में बच्चे देखो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आपको निकालने की जरूरत है, तो ये ऐसे नहीं निकलता है। पी ब्लॉक जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो वही निकाल सकते हैं, H3PO4। अच्छा देखो यहाँ पे H कितना डिस्प्लेसेबल हो सकता है और कितना हाइड्रोजन है कि नहीं निकल के जा सकता है, यहाँ यहाँ और यहाँ 3, तो n फैक्टर हो गया 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे है कि नहीं, और मैं एक शॉर्टकट में बोल दूं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू है कि नहीं एटॉमिक मास या मोलर मास अपन n फैक्टर, अपन n फैक्टर। तो यहाँ पे H चले गए तो n फैक्टर हो गए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जा सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी H3 का हो गया 3, मैं कैलकुलेट कर लूं 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस 64, बेचारे का 5 3 8 6 3 98 बाय कितना हो जाएगा, ठीक 9, इसका इक्विवेलेंट मास कितनी होगी 98/3 जो भी आएगा। बट अब लेकिन समस्या थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और हमें अच्छे से समझ आएगा कि अगर मैं H3PO4 की अगर मैं बात कर लूं बच्चे, देखो H3PO3 की बात करूं, PO3 की, तो यहां क्या हो जाएगी H3PO3, P डबल बॉन्ड वो हमेशा रहता है, एक H, लेकिन तो 2 OH और एक H और एक डबल बॉन्ड हो। तो बच्चे देखो यहाँ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर जो पीएच बॉन्ड है ये स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है ना, ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है ना, एक H यहां से हटाएगा, एक H यहां से हटाएगा, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो यहाँ पे n फैक्टर बच्चे ध्यान से देखो कि n फैक्टर यहाँ पे होगा, सॉरी n फैक्टर 2 है, 2 हाइड्रोजन है, n फैक्टर 2 है, क्लियर। तो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा ना 31 प्लस 3 प्लस 48 कितना होगा ना, 8 3 11 1 12 1 4 1 5 3 82/2 41, क्लियर। सिमिलरली अगर H3PO2 का मैं लेता हूं, ध्यान से देखो H3PO2 का, तो यहाँ एक स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं बच्चे, देखो ये थोड़ा सा जगह है, इस जगह को भी हमें लेकिन अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन तो H3PO2 P डबल बॉन्ड हो H H और एक, सो डिस्प्लेसेबल एक ही रहेगा, तो n फैक्टर 1। तो ये H वाले भाई साहब इतने तगड़ा होते, ये हटना नहीं चाहते, इसलिए जहां पे P फास्फोरस हाइड्रोजन का बॉन्ड है इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनको आप धक्का मार के ऐसे नहीं निकाल सकते, आयनाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो O और H का बॉन्ड है यहां से डिस्प्लेस होगा एक हाइड्रोजन, n फैक्टर इज 1, समझ पाया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 31 प्लस 3 प्लस 32/1, तो 3 2 5 1 6
3 3 6 66/1 दैट इज इक्वल टू 66। लेकिन एक सवाल भी आपके लिए रख देता हूं भाई, H3BO3 में n फैक्टर कितनी होगी? H3BO3 ये भी एक ऐसे बोरिक एसिड है तो इसमें है कि नहीं, तो n फैक्टर कितना होगा आप थोड़ा दिमाग में जोर लगाइए और ढूंढिए इसको। अगर आपको और क्वेरी चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा आपको होमवर्क की तरह ये काम मैं दे रहा हूं। क्लियर बच्चा? अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे बेस की। अगर आज वीडियो छोटा हो जाए तो अगले वीडियो में आज देख लेना कि इसका न्यूमेरिक हम कैसे करते नेक्स्ट वीडियो में। अब जरूर देखना नहीं भूलना, क्योंकि नॉर्मलिटी बहुत सारे बच्चों को क्या है ना समझ से परे है, भागते नॉर्मलिटी का नाम सुन के यार। लेकिन ऐसा कोई हाथी नहीं है नॉर्मलिटी जो जिससे आप डरोगी या वो आपसे नहीं होगा। अब हम चलेंगे बच्चे, देखो कि भाई सॉल्ट का कैसे निकालें। क्या करेंगे? सॉल्ट का कैसे निकालें। भाई सॉल्ट क्या होता है ना, एसिड और बेस मिल करके क्या होता है, इतना बहुत जगह हो जाएगा हमें। अब देखो कि भाई सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। सॉल्ट कौन है भाई? NaCl है, एक में MgCl2 है, लेकिन तो इस टाइप से ये सॉल्ट है। इनकी कैसे निकालें? एक बेस भी रहेगा, चलो मैं बेस के बारे में पहले बात करता हूँ, मैं सॉल्ट के बारे में बाद में आऊंगा। एसिड खत्म हो गया, अब बेस है। अब बेस सेकंड जो है, थर्ड में बेस आ जाता है। बेस का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें OH आयन है, जो OH देता है वो बेस है। जैसे NaOH है कि नहीं, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये सारे बेस होता है। तो बेस का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे ना? इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कितनी होगी ना? मॉलिक्यूलर मास अपन एसिडिटी। भाई पेट का एसिडिटी नहीं है, कभी ये सोचो कि पेट की एसिडिटी हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए बेस लेते हैं एसिडिटी के लिए, उल्टा। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस के लिए हम एसिडिटी लेंगे। ये एसिडिटी क्या है भाई? डिस्प्लेसेबल OH माइनस है। जितना आयन को हम OH माइनस को डिस्प्लेस कर देंगे वही बन जाएगा क्या है इसका एसिडिटी। अगर मैं NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालूं, NaOH का कितना होगा ना? 23 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक ही OH है भाई, n फैक्टर 1, तो कितना हो गया? 40/140। अब मैं KOH का निकालूं, वहां पर भी वो एक ही OH भाई, n फैक्टर 1 है। और यहां हम बात करते हैं CaOH का होल ट्वाइस। Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा ना? n फैक्टर कितना देगा? 2OH माइनस। जब इसको स्प्लिट करेंगे भाई, ब्रेक करेंगे, आप देखो Ca+2 प्लस 2OH माइनस कितना OH दे रहा है ना? 2OH दे रहा है। कितना दे रहे? 2 दे रहा है। तो यहां पे हो जाएगा कितना ना भाई? इसका मास कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40 प्लस OH 7 होता है 34, 74, तो 74 डिवाइडेड बाय 2 तो 37। तो इसी तरह बच्चे देखो बेस का हम क्या करते हैं ना, क्या निकालते हैं ना? इक्विवेलेंट मास और एसिडिटी निकाल के। अब आता है बच्चे देखो सॉल्ट की कहानी। इसकी आता है, मैं न्यूमेरिक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आप जरूर इसको देख लेना। सॉल्ट के लिए क्या होता है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितनी है भाई? सॉल्ट कौन है? एसिड प्लस बेस सॉल्ट और प्लस वाटर देता है NaCl, AlCl3, एक नहीं Na2CO3। इस टाइप से
क्या करता है, ये सॉल्ट बन जाता है। अगर मैं बात करूंगा सॉल्ट में कितनी मैग्नीट्यूड है, अगर NaCl की मैं बात करता हूं, है कि नहीं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। Na प्लस है तो Cl माइनस, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, +1 है तो -1 है, ये हो जाएगा 58.5 हो गया डिवाइडेड बाय 1, तो 58.5। क्लियर। तो इस तरह से हम आगे अगर दूसरे कोई AlCl3 का मैं लेता हूं भाई, AlCl3 का कितना ना मॉलिक्यूलर मास हो गया 27 और 735.5 इंटू 3 कर दो भाई, है कि नहीं, 36 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई ना, 71 प्लस 35.5 कर दो आसान से, 5 के 6 7 3 10, 106.5 प्लस 27 है 5 7 6 13, 133.5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि AlCl3 को जो स्प्लिट करेंगे बच्चे देखो, ये देगा L प्लस 3 प्लस 3Cl माइनस, तो n फैक्टर यहाँ पे 3 हो गया, जो भी आ जाएगा वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डालूंगा न्यूमेरिक वाले, ऐसे क्वेश्चन क्या है। जो लास्ट वन है बच्चे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, लेकिन उस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको रहने दो, कोई नहीं, थोड़ा सा 1 सेकंड और लग जाएगा भाई। अब हम देखते हैं कि भाई सॉल्ट के लिए, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग फिफ्थ है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज के लिए हम कैसे देखेंगे ना, सपोज MnO4 माइनस प्लस सपोज Fe प्लस 2 लिया प्लस H प्लस गिव राइज टू Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3 प्लस जो भी आएगा इसमें बैलेंस करने के बाद। बट ये सपोज इक्वेशन दिया है आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बच्चे देखो कि आपको रिडक्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर आप शुरुआत करो 11th में हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्पीशीज को अभी नहीं करना है, ये रिडक्स चैप्टर पढ़ने के बाद करना है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, तो दैट इज n फैक्टर। यहाँ पे कितना होगा n फैक्टर हो जाएगा 5। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसमें n फैक्टर कितनी है ना 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपको ध्यान देना है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह कोई भी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्पीशीज हो, जहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन हो, तो उस कंडीशन में हमें n फैक्टर को जरूर देखना है, पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें। तो बच्चे अभी टाइम हुआ है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर इसकी क्वेश्चन को जरूर देखना है, क्योंकि IIT एडवांस या नीट है कि नहीं, बस जेईई में कभी कभी हो जाता है एप्लीकेशन, लेकिन बट ये एडवांस में और नीट में यूज होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, डाइल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये बहुत सारे चीज इसमें एप्लीकेशन है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो इसीलिए आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर चैनल में जाना, है कि नहीं, तो केमिस्ट्री पॉइंट 101 या केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना, तो इसीलिए आप उस चैनल को जरूर देखना, या मेरे वेबसाइट में जाना, वो क्या है www.chemistrywala.in में जाइए, या इस 9811860970 में आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन है तो नोएडा एक्सटेंशन टेक्सोन 4 में है, और बड़े अच्छे क्लासरूम के साथ है, लेकिन काफी फैसिलिटीज है यहाँ पे,
तो इसीलिए एक ओवल इक्विप्ड है, क्या है, क्लासरूम है और असाइनमेंट है, बहुत सारी चीज़ हम इसको प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट होता है। लेकिन आप एक नहीं बहुत अच्छा कि नहीं स्कॉलर बैच यहाँ पे चलता है, तो इसीलिए आप जरूर एक नहीं इस अगर इंटरेस्टेड ऑफलाइन के लिए तो 98118690। अगर आप दूर में कहीं से देख रहे हो, अलग स्टेट में है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, लेकिन इंटरनेशनली कहीं देख रहे हो, इफ यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन 1-to-1 क्लास, यू ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी।